हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडरमॉन्क द लर्निंग हब। गाइस, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफली, जो है फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से एक पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड बाकी 2 पार्ट भी इसी मंथ के अंदर हम अपलोड कर देंगे। अगर आप ये तीनों पार्ट को ध्यान से देखें और समझें देन आपको एकदम क्लियर कट समझ आ जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको वीडियो के एंड में एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में बताऊंगा जहां आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड प्लीज़ गाइस मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आपको अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो देर किस बात का है, चलो शुरू करते हैं। गाइस शुरू करने के पहले आपसे मैं एक फेवर चाहता हूँ, क्या आप हम इस चैनल में 100 सब्सक्राइबर हिट कर सकते हैं विद इन दिस मंथ। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स प्लीज़। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट कवर अप करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस के डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस वीडियो में एंड बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में उसका इन डेप्थ मैटर डिस्कस करेंगे, जो कि ये वाला वीडियो होने वाला है। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनना विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट, बिकॉज आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको जो थोड़ा बहुत बिजनेस स्किल्स का ज़रूरत होगा फंडामेंटल एनालिस्ट बनने के लिए, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए, जिसको हम आपके सामने इसी वीडियो में समझा देंगे। आपको उस बिज़नेस का इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा रिसर्च करना होगा, जैसे कि इंडस्ट्री कैसे टाइप का है, इंडस्ट्री का रेपुटेशन कैसा है, वगैरह वगैरह। और बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आपको करना आना चाहिए। अब हम कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स यानी उपकरण के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ले सकते हो, जो कि आसानी से आपको कंपनी के वेबसाइट में मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल डाटा, ये जानने के लिए कि कंपनी कैसा काम कर रहा है आपको इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ डाटा भी चाहिए, जो कि आसानी से आपको कंपनी के इंडस्ट्रियल वेबसाइट में मिल जाएगा। न्यूज़, आपको कंपनी का हर एक खबर रखना ज़रूरी है, जैसे कि कंपनी के इंडस्ट्री के बारे में, उससे रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, जो कि आपको आसानी से गूगल में मिल जाएगा। लास्ट, MS एक्सेल, हालांकि ये मुफ्त नहीं है बट ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस के कैलकुलेशन करने में बहुत हेल्प करता है। सो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ज़्यादातर टूल्स बहुत साधारण हैं एंड आपको आसानी से भी मिल जाता है। इतना तो समझ गए होंगे आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में पता है? नहीं है ना? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अगर इम्पोर्टेंट समझना है तो कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझना अनिवार्य है। तो इन सिंपल वर्ड्स बोलूँ तो कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि पहले साल का कमाई को अगर दूसरे साल में फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाए तो पैसा तेज़ी से बढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लो कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, जो कि 20% की रफ्तार से हर साल बढ़ेगा। तो पहले साल के एंड में आपके पास 120 रुपये हो जाएंगे। तो अब आपके पास 2 उपाय है। पहला, आप 20 रुपये के मुनाफे को इन्वेस्टेड रहने दें और अपने आप 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ उसको भी बढ़ने दें। दूसरा, आप 20 रुपये के मुनाफे को निकाल लें। अब ये दोनों उपाय से क्या रिजल्ट निकलता है उसको भी देख लेते हैं। अगर आपने अपने 20 रुपये के मुनाफे को उस इन्वेस्टमेंट के साथ रहने दिया तो दूसरे साल के एंड तक आपका 120 रुपीज़ बढ़ के 144 रुपीज़ हो जाएगा और तीसरे साल के एंड तक 144 रुपीज़ बढ़ के 173 हो जाएगा और इसी तरह बढ़ता जाएगा। और अगर आप उस 20 रुपये के मुनाफे को निकाल लेते हो और हर साल लगातार निकालते रहते हो तो तीसरे साल के एंड तक आपके पास सिर्फ 60 रुपीज़ का मुनाफा होगा,
जिसकी तुलना पहले से किया जाए, जिसका मुनाफा आपको 73 रुपये मिल रहा था, अगर आप दूसरे उपाय चुनते हो जिससे सिर्फ 60 रुपीज़ का मुनाफा होता है, तो इसमें 13 रुपये का डिफरेंस आता है। तो अगर 100 के जगह ये 1 लाख रुपए होता तो बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता। इसी को कंपाउंडिंग इफेक्ट का जादू कहते हैं। इसको आप चार्ट में ही देख सकते हैं। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो कैसे 100 रुपये अगर इन्वेस्ट किया जाता है 20% के रफ्तार से 10 साल के लिए, तो क्या होता है। आप देख सकते हो आपको तकरीबन 6 साल लगा आपके 100 रुपये को 300 रुपये होने में, बट अगला 300 रुपये सिर्फ 4 साल में बढ़ जाता है। तो जितना लंबा समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको पैसा उतने तेज़ी से डबल ट्रिपल होते जाता है। इसलिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो। अब फंडामेंटल एनालिसिस में वापस आ जाते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के 2 एस्पेक्ट हैं, जो कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। अब इनको भी एक एक करके डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ये बताता है कि गुणवत्ता से जुड़े मुद्दे की जांच के लिए नंबर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कंपनी की जानकारी ज़रूरी होती है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैनेजमेंट बैकग्राउंड, वो लोग कौन हैं जो कंपनी को चला रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, उनका क्वालिफिकेशंस कितना है, उनको बिजनेस चलाना आता भी है या नहीं, एसेट्रा एसेट्रा, ये सब का जानकारी रहना चाहिए। बिजनेस एथिक्स, कंपनी के बिजनेस के वसूल कैसे हैं, क्या मैनेजमेंट किसी तरीके का घोटाला कर रहा है या फिर ऐसा बिजनेस वसूल जो जुड़ा है जो कि नैतिक रूप से गलत है। तीसरा है शेयर होल्डर्स, कंपनी के बड़े बड़े शेयर होल्डर्स कौन हैं, किन लोगों के पास कंपनी का 1% से ज़्यादा शेयर्स है। लास्ट में है सैलरी पेड टू प्रमोटर्स, क्या मैनेजमेंट अपने आप को एक मोटी सैलरी दे रहा है और साथ में मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा भी। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के अंदर मिल जाएंगे, जिसका आंसर होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस के दूसरे एस्पेक्ट में, जो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जो कहता है कि नंबर से जुड़े जानकारी जुटाने के लिए कंपनी के उपलब्ध नंबरों की जांच करना पड़ता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को समझने के लिए, जो हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हमारे साथ बने रहें। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के कई सारे फैक्टर्स हैं, बट हम आज सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला, द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये वो स्टेटमेंट है जो कि कंपनी हर साल बनाती है अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड में, प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए। आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे अपने वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहें। दूसरा, द बैलेंस शीट, ये कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटी का हिसाब रखता है। और द लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन दोनों बैलेंस शीट और कैश फ्लो को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे। तो मेक श्योर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं। इतना तो पता चल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको हेल्प करेगा फंडामेंटल एनालिसिस के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को समझने, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो प्लीज़ अच्छे से समझें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है एनुअल रिपोर्ट का। एनुअल रिपोर्ट बहुत सारा होता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये आपको बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, जैसे कि बिजनेस का कितना एसेट्स यानी प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज है और बिजनेस का कितना लाइबिलिटी यानी उधार है। तो 3 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, द बैलेंस शीट, द कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ब्रीफली समझ लेते हैं। तो पहले बेसिक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट जान लेते हैं, जो आपको जानना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करने के पहले। जैसे कि पहला, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सिंपली स्टैंड अलोन नंबर्स। सेकंड, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सिंपली कंसोलिडेटेड नंबर्स।
पहले हम डायरेक्टली इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ कंपनी के वित्तीय नंबर्स दिखाई देते हैं, जबकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी और इसकी सभी सब्सिडायरीज के नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री। ओके, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री का कोई भी एक सब्सिडायरी जैसे कि नेटवर्क 18, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा का स्टैंड अलोन स्टेटमेंट जानना चाहते हैं, तो आपको उसी पर्टिकुलर सब्सिडायरी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहिए। एंड अगर फिर से आप रिलायंस इंडस्ट्री का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, तो उनका फाइनेंस स्टेटमेंट देखना होगा जिसमें सारा एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा जानकारी हो। एंड ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इजीली उनके वेबसाइट में मिल जाएगा, जहां आप चेकआउट कर सकते हो। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पॉज करके एक चार्ट देख सकते हैं कि कैसा होता है। अब आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेन 3 टॉपिक में से पहले टॉपिक में, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। ध्यान देकर सुनना गाइस। तो इसको P&L स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं और स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स भी बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है ताकि ये कंपनी को बता सके उसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। तो ये और भी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, कंपनी का कितना इनकम हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, ये बताता है। द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी जो खर्च करता है इन ऑर्डर टू जनरेट इनकम, वो कितना हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, ये वो भी बताता है। टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, कंपनी के एसेट्स कितना डिप्रिसिएट हुए हैं और कितने का टैक्स चार्ज किया गया है कंपनी के ऊपर, ये वो भी बताता है। तो जैसे कि मैंने कहा था आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, तो आइए इसको भी हम ब्रीफली समझते हैं। पहले आप एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा होता है पॉज करके देख सकते हो। हाँ, तो अब एक एक चीज़ को ब्रीफली समझते हैं। पहले ये समझ लो कि रेवेन्यू होता क्या है। तो जो अमाउंट अर्न किया जाता है दिन ब दिन के एक्टिविटीज़ में बिजनेस के थ्रू, उसको रेवेन्यू या इनकम बोलते हैं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेवेन्यू साइड को हम टॉप लाइन ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, आप चार्ट से क्लियरली देख सकते हो रेवेन्यू के बारे में। तो अब बारी है एक्सपेंसेस का। तो एक्सपेंसेस होता क्या है, तो सुनो। जो अमाउंट स्पेंड किया जाता है बिजनेस के थ्रू ये सोच के कि ये इनकम जनरेट करके देगा दिन ब दिन के एक्टिविटीज़ में, उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। एंड एक्सपेंसेस पार्ट जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो सारा एक्सपेंसेस का इन्फॉर्मेशन रखता है पूरा एक फाइनेंशियल ईयर का। तो एक्सपेंसेस का भी आप चार्ट देख सकते हो पर्टिकुलरली होता क्या है। अब एक एक करके समझते हैं टैक्स और डिप्रिसिएशन के बारे में। तो पहला डिप्रिसिएशन क्या होता है, तो जो एसेट्स यानी प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज जो खरीदा जाता है एक बिजनेस में, उसका मॉनिटरी वैल्यू अब हर साल तो सेम नहीं रहने वाला। तो उसको यूज़ करने से उसका वैल्यू हर साल कुछ परसेंटेज के हिसाब से कमता है। तो जो अमाउंट कमता है एसेट्स का, उसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। मशीन्स, इक्विपमेंट, करेंसी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डिक्रीज होते हैं। अब आते हैं टैक्स के ऊपर। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टैक्स एक अनिवार्य चार्ज है या किसी भी प्रकार का लेवी है जो एक सरकारी संस्था द्वारा एक करदाता पर लगाया जाता है ताकि सरकारी खर्च और विभिन्न सार्वजनिक खर्चों को निधि दे जा सके। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टैक्स शामिल होते हैं। उन्हें पैसे में या श्रम समाक्ष के रूप में भुगतना पड़ना जा सकता है। तो टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 तरीके से चार्ज्ड होते हैं, जैसे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इन दोनों को भी ब्रीफली समझते हैं कि क्या है ये। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो अमाउंट है जो नेट इनकम का आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी टैक्स चार्ज करने के पहले। तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो अमाउंट है जो नेट इनकम का आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारा टैक्स या चार्ज को डिडक्ट करने के बाद। इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस एप्लीकेबल टैक्सेस।
तो ये था सारा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बारी है बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जो कि हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शॉर्ट रखने एंड आपको समझ में आने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सो मेक श्योर आप इसका और 2 पार्ट भी देखें। उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ आपका फंडामेंटल एनालिसिस पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा। देन आप आराम से एक फंडामेंटल एनालिस्ट के तरह सोच के बेस्ट अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में बता रहा था, तो वो है JM फाइनेंशियल। हम JM फाइनेंशियल के बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में देंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो और 2 पार्ट को हम इसी मंथ में कवर कर लेंगे। देन फंडामेंटल एनालिसिस के 3 पार्ट को समझाने के बाद हम आपको एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ब्रेक करके दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि आप आराम से समझ सको। ये था हमारा पार्ट 1 रिलेटेड टू फंडामेंटल एनालिसिस। और आपको बता दूं, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है स्टॉक मार्केट को लेकर या आप जानना चाहते हैं कि किधर इन्वेस्ट किया जाए मार्केट के हिसाब से, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड जो भी क्वेश्चंस होगा आप उसमें भेजें। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने टाइम में, और आपके कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एंड अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, देन आप कमेंट सेक्शन में श्योर बताएं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर अनदर पार्ट। एंड प्लीज़ हमारे चैनल में 100 सब्सक्राइबर कर दो जितने जल्द हो सके। एंड हम बहुत जल्द लौटेंगे नए वीडियो के साथ, और आपके लिए बहुत सारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी साथ लेकर आएंगे। बाय बाय।